नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड यूनिट थर्ड लोकसभा व राज्यसभा का तुलनात्मक मूल्यांकन या फिर भारतीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियों की तुलनात्मक स्थिति। अन्य देशों की संसदात्मक व्यवस्था की तरह भारतीय संसद में भी दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक उच्च सदन, तो देखिए यहाँ पर संसद में दो सदन होते हैं, उनमें उच्च सदन राज्यसभा होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली लोकसभा को उच्च सदन समझ बैठते हैं, वो गलत है। संसद में उच्च सदन राज्यसभा होता है और दूसरा जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संघ के राज्यों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं ताकि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। और लोकसभा भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो एमएलए विधायक होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो राज्यसभा में सदस्य चुनने के लिए अप्रत्यक्ष मतदान होता है और लोकसभा में प्रत्यक्ष होता है, जो नागरिक करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। तो भारत में दोनों सदनों की शक्तियां यद्यपि समान है, फिर भी संख्या की अधिकता के कारण लोकसभा का महत्व ज्यादा है। तो इनकी हम शक्तियां दोनों सदनों की और उनका जो भूमिका है उसकी तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की भूमिका की तुलना की विवेचना के लिए हम कुछ पॉइंट्स में इसको बांटते हैं। पहला पॉइंट है वह क्षेत्र जिसमें लोकसभा राज्यसभा से सर्वोच्च है। उस पर बात करेंगे पहले, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनमें लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा ऊपर है। दूसरा, वह क्षेत्र जिसमें दोनों की शक्तियां समान हैं। और तीसरा, वह क्षेत्र जिसमें राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। पहला तो उस पर बात करेंगे जिसमें राज्यसभा लोकसभा सर्वोच्च है। दूसरा बिंदु उस पर बात करेंगे जिसमें दोनों समान हैं। और तीसरा उसमें बात करेंगे जिसमें राज्यसभा को विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया है। हम पहला वाला लेते हैं, लोकसभा को महत्व। तो अनेक क्षेत्रों में लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की अपेक्षा अधिक है और इन शक्तियों को हम देखते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापन की शक्ति या व्यवस्थापन का क्षेत्र। यद्यपि साधारण विधेयकों की स्वीकृति के लिए दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, लेकिन किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाने पर या उनमें आपस में मतभेद पैदा हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है और इस अधिवेशन का सभापतित्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा इसमें लोकसभा अपनी अधिक सदस्य संख्या मतलब दोगुने से भी ज्यादा होती है। 250 लोकसभा राज्यसभा में और 552 करीब लोकसभा में, तो इससे डबल से भी ज्यादा हो गई। तो वहां पर दोनों के सदस्य आते हैं तो फिर इसके सदस्यों की इसका भार ज्यादा हो जाता है। तो लोकसभा अपनी अधिक सदस्य संख्या लगभग दुगने से भी ज्यादा होने के कारण जीत जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साधारण विधायन के क्षेत्र में मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में अंततः लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। मान लीजिए किसी विषय पर कानून बनाया जा रहा है ए, इसने लोकसभा ने इसको पास कर दिया, राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, कुछ इसमें कमियां संशोधन बताया, लोकसभा के पास वापस भेजा, लोकसभा ने उनको जितना उनको करना था वो करके फिर वापस राज्यसभा के पास भेज दिया पास करके, राज्यसभा ने फिर उसको अटका दिया। इस तरह से वो विधेयक पास नहीं हो पा रहा है। तो फिर राष्ट्रपति को ये शक्ति है
कि अगर मंत्रिपरिषद लिखित में परामर्श दे उसको कि एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगी तो राष्ट्रपति बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब यहाँ पर ये सारे वोटिंग करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 550 जो 552 टोटल सदस्य हैं उनमें से 380 सदस्य उपस्थित हैं जो चाहते हैं कि ये कानून पास हो जाए। इधर टोटल संख्या 250 है जिसमें से हम मान लेते हैं 190 उपस्थित है। अब आप देखिए जब ये तो उसे पास करवाने के समर्थन में थी सही, तो जब ये 380 विधायक इसमें वोट देंगे या 380 भी न देकर के अगर 325 ने भी पक्ष में वोट डाल दिए और इसके 190 पूर्व ने भी इसके विरोध में वोट डाले तो आराम से पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मजबूरन पास करना ही पड़ा राज्यसभा को। तो ये स्थिति बनती है व्यवस्थापन के क्षेत्र में, विधायन के क्षेत्र में, मतलब सामान्य कानून के निर्माण में। संविधान संशोधन विधेयक कोई होता है तो उसमें तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता ही नहीं है। दूसरा क्षेत्र है कार्यपालन का क्षेत्र। कार्यपालन क्षेत्र भारत में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस दृष्टि से भी लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से अधिक है, ज्यादा है। यद्यपि राज्यसभा लोकसभा की तरह मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन तथा काम रोको प्रस्ताव रख सकती है तथा प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत नहीं कर सकती। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकती है। तो मतलब मंत्री परिषद के विरुद्ध, एक मोटी सी बात है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो शक्ति है या जो लाया जाता है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तीसरा पॉइंट है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में भी लोकसभा की शक्तियां ज्यादा है। वित्तीय विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य विधेयक तो दोनों में से किसी में भी पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक पर राज्यसभा को 14 दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई करनी होती है। राज्यसभा यदि वित्तीय बिल पर 14 दिन तक कोई विचार न करे, जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, या उसे रद्द कर दे या उसमें कुछ ऐसे सुझाव देकर वापस भेज दे जो लोकसभा को स्वीकार न हो, तो इन सभी दशाओं में वह बिल राज्यसभा में पास माना जाएगा। वित्त विधेयक को दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा, अब लोकसभा उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देती है। तो इस तरह से स्पष्ट है, साधारण विधायन मतलब साधारण कानून निर्माण, वित्त विधायन या वित्त विधेयक वित्त से संबंधित, धन विधेयक संबंधित, या कार्यपालिका के नियंत्रण के क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था हमारा वह क्षेत्र जिसमें राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली है, या फिर दूसरा पॉइंट हमें देखें कि वह क्षेत्र जिनमें दोनों की शक्तियां समान है। तो पहला है संवैधानिक विधेयक। संवैधानिक विधेयकों की स्वीकृति के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग स्वीकृति आवश्यक है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक में संवैधानिक विधेयक दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पारित नहीं किए जा सकते। तो पहली तो शक्ति हो गई दोनों की बराबर संविधान संशोधन विधेयक में। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन और पदच्युति। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा पदच्युति के क्षेत्र में दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान हैं। पदच्युति का कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित हुआ नहीं समझा जा सकता जब तक उसे दोनों सदन पारित न कर दें। अन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों का अनुसमर्थन दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है। तो एक तो संकट काल की घोषणा दोनों सदनों में अनुमति होनी चाहिए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग तथा अन्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श होता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गए समान अधिकार की स्थिति। एक तो संविधान संशोधन विधेयक, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी पदच्युति,
और उसके बाद संकट काल की घोषणा का अनुमोदन, और उसके अलावा महाभियोग लाने वाली जो बात है उसमें समान शक्तियां प्राप्त है। अब आता है वह क्षेत्र जिसमें राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। तो पहला है इसमें राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। लोकसभा ऐसे विषय पर 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है और जरूरत पड़ने पर राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पास कर उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। लोकसभा के पास यह शक्ति नहीं है। तो अगर कोई राज्य सूची का विषय है और केंद्र उस पर कानून बनाना चाहता है तो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत उसके पास उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को वो दे सकती है। पहले वो प्रस्ताव पास करेगी अपने यहाँ, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी उस विषय को कि इसके लिए राष्ट्रीय महत्व है इस विषय का, इसलिए केंद्र इस पर कानून बना सकती है। और फिर उसका घोषित करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर लोकसभा को उस पर कानून बनाना पड़ता है, वरना फिर 1 साल बाद पुनः उसे राज्यसभा को पुनः प्रस्ताव पास करके उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना पड़ेगा। लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं है। तो इसमें राज्यसभा को वरीयता मिल गई। अखिल भारतीय सेवा का चयन। अब अनुच्छेद वो पहले वाला तो 249 था जिसमें किसी राज्य सूची के विषय को 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे। अब आता है अनुच्छेद 312। इसके तहत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके पारित करके राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती। मान लीजिए राज्यसभा अगर चाहती है, राज्यसभा के सांसद ये चाहते हैं, सरकार अगर चाहती है कि मान लीजिए शिक्षा सेवा को के लिए अलग से एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा IES इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज वो बनाई जाए, तो अभी तक तो ऐसी कोई सर्विस नहीं है, उसके लिए अलग से एग्जाम हो। तो इस शिक्षा जो विषय है इसके लिए एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन, नई सेवा जैसे IAS वगैरह है, IRS विदेश सेवा है, इसी तरह से IES का गठन, IES का सृजन, नई सेवा का सृजन केवल राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। तीसरा है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के प्रस्ताव की शक्ति। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। लोकसभा ऐसे प्रस्ताव का प्रारंभ नहीं कर सकती है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। और चौथा पॉइंट है स्थायी सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा 5 वर्ष के लिए होती है। उससे पूर्व भी विघटित हो सकती है लोकसभा। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है उस समय राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा पर अकेली राज्यसभा ही निर्णय करती है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप, जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है, भंग होती है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा पर अगर कोई निर्णय लेना है, उसे अगर वापस लेना है तो साधारण बहुमत कहां पर पास किया जाएगा? राज्यसभा। तो निष्कर्ष रूप में उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि यद्यपि भारतीय संसद में दोनों सदनों का अपना अपना महत्व है, कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं तो कुछ क्षेत्रों में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अपनी अधिक संख्या, वित्तीय तथा कार्यपालन नियंत्रण की विशेष शक्तियों के कारण लोकसभा ही प्रमुख संस्था के रूप में उभरी है। राज्यसभा मात्र पुनर्विचार करने वाले सदन की भूमिका ही निभा रही है। तो ये हो जाता है हमारा भारतीय संसद के दोनों शक्तियों की तुलनात्मक स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी। राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंपैरेटिव estimate of powers of the two houses of the Indian Parliament। अब हम लोकसभा की, ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और उसकी स्थिति का विवेचन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख करते हैं या फिर डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। भारत की लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही शक्तियां प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत उल्लेख संसदीय कार्यवाही तथा संचालन अधिनियम 1950 में किया गया है।
दोबारा दोहराता हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां ये कहां पर उल्लेखित हैं, कहां पर बताई गई हैं? ये बताई गई हैं संसदीय कार्यवाही तथा संचालन अधिनियम 1950 में। ध्यान रखिएगा नाम, संसदीय कार्यवाही तथा संचालन अधिनियम 1950 में। तो वो क्या क्या है इसकी शक्तियां? पहला है सदन के नेता की राय से वाद विवाद का समय तय करना। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है और राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के उत्तर में दिए जाने वाले भाषण की समयावधि निश्चित करता है। सदन का कार्यक्रम तय करना, वह सदन के नेता से परामर्श करके सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। सदस्यों के प्रश्न स्वीकार और अस्वीकार करना, वह सदस्यों के प्रश्नों को नियमानुसार स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। प्रश्नों की अनुमति, किसी भी सार्वजनिक महत्व से संबंधित प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव उसकी अनुमति मिलने पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है प्रश्नों की अनुमति, ये हो गया। बजट में विधेयक प्रकाशित करवाना, तो यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक बजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। वाद विवाद स्थगन पर निर्णय, किसी विचाराधीन विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव उसकी अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य समितियों का पदेन अध्यक्ष, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रवर समितियों के अध्यक्षों की वही नियुक्ति करता है और उन सदस्यों की कार्रवाई उसके निर्देशन में ही संपन्न होती है। बजट भाषण की अवधि निर्धारित करना, वह बजट संबंधी भाषणों की समयावधि को भी निर्धारित करता है। संसद व राष्ट्रपति से पत्राचार, संसद और राष्ट्रपति के मध्य समस्त पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण रखना, अध्यक्ष का अपना सचिवालय होता है जो उसके निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। लोकसभा के कर्मचारियों, उसके परिसर तथा सुरक्षा विषयक अधिकार उसे प्राप्त हैं। लोकसभा परिसर में सभी उसके आदेशों का पालन करने को बाध्य हैं। अन्य कार्यों की बात करें तो वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। सदन के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति वही देता है और भाषणों का क्रम भी उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रक्रिया संबंधी विवादों पर इसका निर्णय अंतिम होता है। वह विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। जब किसी बिल पर मत विभाजन पर पक्ष और विपक्ष में समान मत आते हैं तो वह निर्णायक मत देता है, मतलब कास्टिंग वोटिंग बोलते हैं इसको। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने अथवा सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकता है। वह अपने विवेक के अनुसार सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है जो उसकी समझ में अशिष्ट अथवा असंसदीय हो। वह दर्शकों के प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है और किसी भी समय उन्हें बाहर जाने का आदेश दे सकता है। कार्यपालिका और शासन की अन्य सत्ताओं से सदन के सदस्यों की रक्षा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। वह आवश्यकता पड़ने पर इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है, कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है अथवा नहीं। ये बहुत विशेष बात है। अगर कोई विधेयक रखा गया है तो उसकी प्रकृति कि वो धन विधेयक है या नहीं है, वो अगर लोकसभा अध्यक्ष ने मान लिया और लिखित में उसकी प्रकृति निर्धारित कर दी कि ये एक धन विधेयक है, उसके बाद उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। धन विधेयक की प्रकृति निर्धारित होने का फायदा यह है कि राज्यसभा अगर उसे पारित ना भी करे तो भी वो पास मान लिया जाता है 14 दिन के अंदर। तो अगर सरकार लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उसे धन विधेयक की प्रकृति में डलवा देती है तो फिर वो जैसे UIDAI वाला आधार विधेयक था उसको धन विधेयक की कैटेगरी में डलवा करके पास करवा लिया था। तो लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति और उसकी निष्पक्षता का व्यवहारिक पक्ष
भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि स्पीकर के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर कार्य किया जाए और स्पीकर की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संविधान में ही व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था संविधान के 3 अनुच्छेदों में निम्न प्रकार से की गई है। स्पीकर का वेतन तथा भत्ते संघ की संचित निधि पर भारित है। उसे केवल समान मत आने की स्थिति में ही सदन में मतदान करने का अधिकार है। उसे उसके पद से ऐसे प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है जो कि सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि संविधान में लोकसभा के स्पीकर की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक शक्तियां और कार्य और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, कार्य और शक्तियां।